हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? मैं आपका ट्यूटर, आपका शिक्षक मोहित यादव फिर से आप सभी के सामने इस पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग फिर जो है यहाँ पर मिले हैं। और आज हम लोग देखेंगे जंतुओं एवं पौधों में जनन। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से पौधों में और जंतुओं में ये जनन की प्रक्रिया होती है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, पौधों में किस तरह से जनन होता है, क्या तरीके हैं, क्या विधियां हैं, क्या प्रक्रिया है। ये सब बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे कि जनन क्यों होता है, कैसे होता है और इसकी क्या क्या विधियां होती हैं, इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं जनन के। ये सब आज हम लोग यहां पर आज सब ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पौधों एवं जंतुओं में जनन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जनन क्यों, जनन की क्या जरूरत है। तो जनन क्यों जरूरी है, तो इसका हमको एक बहुत साधारण सा, बहुत सिंपल सा इसका हमको एक आंसर मिला कि जनन जरूरी है अपने आप को इस दुनिया में, इस संसार में अपने आप को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अपनी वृद्धि करते रहने के लिए। ठीक, अब दूसरा सवाल आता है कैसे, जनन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, ये बहुत गंभीर तरह से सोच रहा है कि भाई अब जनन की प्रक्रिया किस किस तरह से होगी, क्या क्या इसकी विधियां हो सकती हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। तो परेशान नहीं हो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये देखिए हम लोगों ने यहां पर बहुत सारी विधियों को देखा है, विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्ध भवन, बीजाणुओं द्वारा और ये कायिक प्रवर्धन। लेकिन ये सब प्रकार किसके हैं, अलैंगिक जनन के हैं। तो अब ये अलैंगिक जनन क्या होता है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक देखते हैं जनन के बारे में। जो एक सवाल हम लोगों ने शुरुआत करी थी कि जनन क्या है, तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन क्या है, जनन एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक, जिसमें क्या होता है, इस जैविक प्रक्रिया में क्या होता है, तो इस जैविक प्रक्रिया में कोई भी सजीव, कोई भी सजीव जीव या फिर सजीव प्राणी अपने जैसी, अपने जैसी संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है भाई, ये हम लोगों ने देख ली जनन की परिभाषा। ये जनन की क्या है, परिभाषा है। बहुत सिंपल है कि जनन क्या है, तो आप सभी इसको बताएंगे कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी सजीव जीव अपने जैसी, ये आप याद रखेंगे कैसे, अपने जैसी, है ना, अपने जैसी संतति को, अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हो गया जनन। ठीक, अब जो दूसरा हमारा सवाल था कि जनन के प्रकार। ठीक, जनन के प्रकार। तो देखो भाई, जनन कितने प्रकार से हो सकता है, जनन दो प्रकार से हो सकता है। पहला, पहला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक
जनन और दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, क्या यहां पर हम लोग देख रहे हैं जनन के प्रकार कि जनन किस तरह से हो सकता है? तो जनन के कितने प्रकार हैं? दो। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन क्या होता है? तो देखिए, इस अलैंगिक शब्द को, इस अलैंगिक शब्द को हम लोग दो टुकड़ों में बांटेंगे अपने समझने के लिए, जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। तो अलैंगिक जनन को जब हम लोग अलैंगिक शब्द को दो भागों में तोड़ेंगे तो हमको पहला शब्द मिलेगा आ, और दूसरा मिलेगा लैंगिक। आ का मतलब यहां पर होगा नहीं, और लैंगिक का मतलब है लैंगिक अंग। ठीक है बच्चों, लैंगिक अंग नहीं होंगे, अलैंगिक जनन में लैंगिक अंग नहीं होंगे। तो फिर ये लैंगिक जनन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है ना कि इसमें लैंगिक जनन, लैंगिक अंग उपस्थित होंगे। ठीक, तो देखिए इस स्लाइड में हम लोग क्या समझ रहे हैं? जनन के प्रकार, और जनन कितने प्रकार से है? यहां पर दो प्रकार से है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक, अलैंगिक जनन को हम लोग कितने भागों में यहां पर तोड़ेंगे? दो शब्दों में। अलैंगिक को हम लोग तोड़ेंगे आ प्लस लैंगिक, आ प्लस लैंगिक। लैंगिक का मतलब क्या हो जाएगा? लैंगिक अंग हो जाएगा। ठीक है, लैंगिक का मतलब क्या हो जाएगा? लैंगिक का मतलब हो जाएगा लैंगिक अंग। ठीक है, और आ का मतलब नहीं, तो लैंगिक अंग का अगर इस्तेमाल नहीं होगा, अगर लैंगिक अंगों की जरूरत नहीं होगी, तो वो कौन सा जनन होगा? वो होगा अलैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंग उपस्थित नहीं होंगे, लैंगिक अंग का इस्तेमाल नहीं होगा, वो अलैंगिक जनन। और जिसमें लैंगिक अंग की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हो जाएगा लैंगिक जनन। ठीक है ना बच्चों? तो हमने देखा कि अलैंगिक और लैंगिक। अब हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन जिसमें लैंगिक अंग इस्तेमाल नहीं होता है, वो कितने तरीके से हो सकता है। अलैंगिक जनन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में समझेंगे। पहला पॉइंट जो हम लोगों ने भी इसके पहले देखा, लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं। ठीक, अलैंगिक जनन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि अलैंगिक जनन में लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, और लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं इसलिए इसलिए युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक, अलैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं अलैंगिक जनन में, इसीलिए युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक, और जब युग्मक नहीं होंगे, जब युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा, तो इसी से बन जाएगा तीसरा पॉइंट, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग कि अलैंगिक जनन में लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं,
और क्योंकि लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं इसलिए युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक, और युग्मक का निर्माण नहीं होता है तो इसी वजह से निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होती है। तो ये तीनों पॉइंट आपस में जरूरी हैं। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे? हम लोग याद रखेंगे लैंगिक अंग और अलैंगिक है तो मतलब अनुपस्थित। ठीक, और लैंगिक अंग अनुपस्थित है तो इसलिए युग्मक भी नहीं बनेंगे। ठीक, और हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन में कि जब युग्मक बनते हैं तो युग्मकों के संलयन से, मतलब युग्मकों के मिलने से एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसको कहते हैं निषेचन। तो जो निषेचन की प्रक्रिया है वो युग्मकों के मिलने से होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके लैंगिक जनन में। ठीक है, अब यहां पर युग्मक का निर्माण ही नहीं होता है तो जब युग्मक बनेंगे नहीं तो युग्मक आपस में जुड़ेंगे कैसे? तो जब युग्मक जुड़ेंगे नहीं तो निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होगी। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है ये एक जनकी है। मतलब एक जनकी का मतलब यह है बच्चों कि इस अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में सिर्फ एक ही जनक पार्टिसिपेट करता है, एक ही जनक भाग लेता है। ठीक, तो यह कैसी विधि है? एक जनकीय विधि है जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लेगा। ठीक, तो ये जो स्लाइड है ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, हमने इसमें देखा कि अलैंगिक जनन में कितने हम लोगों को यहां पर बिंदु मिल रहे हैं, 4 बिंदु मिल रहे हैं। पहला, लैंगिक अंग अनुपस्थित हैं। फिर लैंगिक अंग अनुपस्थित हैं इसलिए युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। जब युग्मकों का निर्माण नहीं होगा तो फिर निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होगी। ठीक, तो ये 3 पॉइंट तो एक ही जगह से हमको मिल गए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है कि ये जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है ये एक जनकीय विधि में होती है। ठीक है, एक जनकीय विधि है जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लेगा। ठीक है, कौन भाग लेगा इसमें? सिर्फ एक जनक। ठीक, एक जनक भाग लेगा। और क्योंकि इस अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में सिर्फ एक जनक भाग लेगा इसलिए इस प्रक्रिया में जो बनने वाली संतान है, जो बनने वाली संतति है, वो कैसी होगी? वो अपने जनक के हुबहू होगी, बिल्कुल उसी के जैसी होगी। ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कैसी होगी, अपने जैसी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर ये सारा चीजें देखा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है, तो देखो अलैंगिक जनन के कितने सारे प्रकार हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है ना, लेकिन हमको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ बड़े आराम से यहां पर समझ लेंगे। ठीक है ना, अलैंगिक जनन में के प्रकार में देखो कितनी विधियां हैं। नंबर 1 विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्ध भवन, बीजाणुओं द्वारा और कायिक प्रवर्धन। 6 विधियां हैं अलैंगिक जनन में। ठीक है ना, बहुत आसानी से इसको हम लोग याद कर लेंगे, बहुत सरल प्रक्रिया है और बहुत आपको अभी आगे मजा आने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा यहां पर इसके कितने प्रकार हैं, 6। और इस 6 प्रकार में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे विखंडन। ये देखिए भाई, ये क्या है, पहचानो इसको, इसको पहचानिए, कौन है ये, पहचाना? ठीक भाई, ये है अमीबा। कौन है ये? अमीबा। ठीक है, ये अमीबा है, इसको पहचानिए।
पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th में। कौन है ये? पैरामीशियम। ठीक, तो ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, और ये आप लोगों ने शायद देखा हो या नहीं देखा होगा, लेकिन हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप यहां पर देख लेंगे, इसका नाम है लेशमानिया। ठीक है, ये 3 उदाहरण है यहां पर। ठीक है, अभी आगे और भी है। इस स्लाइड में आपके 3 उदाहरण हैं। पहला अमीबा, फिर लेशमानिया, और फिर पैरामीशियम, जिसमें इन तीनों जंतुओं में कौन सी प्रक्रिया हो रही है? विखंडन। और विखंडन क्या है? अलैंगिक जनन का एक प्रकार, जिसमें क्या होगा देखिए। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा विखंडन को समझते हैं। ठीक है, कि विखंडन में क्या होता है। तो देखिए, विखंडन एक प्रक्रिया है वह प्रक्रिया, कलर चेंज कर लेते हैं यहां पे। वह प्रक्रिया जिसमें कोई सजीव प्राणी दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ठीक है भाई, देखिए क्या लिखा हमने यहां पर कि विखंडन एक वह प्रक्रिया है जिसमें कोई सजीव प्राणी, अब यहां से जरूरी है ये, दो या फिर दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। और प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक विभाजित हुआ टुकड़ा एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक विभाजित टुकड़ा एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, तो हमने ये यहां पर देखा है कि ये विखंडन की परिभाषा है, विखंडन। ठीक है ना, खंडन मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े, खंड का मतलब छोटे छोटे टुकड़े। तो विखंडन में हमने क्या देखा कि विखंडन एक वह प्रक्रिया है जिसमें कोई सजीव प्राणी, अब यहां पर हमको बहुत याद रखने की जरूरत है कि जिसमें कोई सजीव प्राणी दो या फिर दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक विभाजित टुकड़ा एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम जिस बात पे आप बार बार जोर दे रहे हैं कि इस विखंडन की प्रक्रिया में कितने टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े। ठीक, पहला। और दूसरा पॉइंट, 2 से अधिक, 2 से अधिक टुकड़े। ठीक है ना बच्चों, इसको हमने 2 बार अलग अलग क्यों लिखा है, अभी आपको हम यहां पर समझाएंगे कि या तो 2 टुकड़े होंगे या फिर 2 से अधिक होंगे। अब हमने जो एग्जाम्पल देखा था पीछे, जो हमने उदाहरण देखा था, वहां पर कितने टुकड़े हो रहे थे? 2 टुकड़े हो रहे थे।
ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, आपको फिर से हम डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए, देखिए ध्यान से, देखो हमने ये किसका उदाहरण देखा था, अमीबा। ठीक है, ये अमीबा है। ठीक है, इस अमीबा के आकार में वृद्धि हुई, ये इसका क्या है, केंद्रक। क्या है बच्चों, ये केंद्रक है ये। ठीक है, ये इसका केंद्रक है। ये केंद्रक भी वृद्धि करेगा, आगे चलकर के ये केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाएगा, और फिर इस अमीबा के अंदर ये क्या है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक, तो ये इसके बाद फिर ये जीव द्रव्य विभाजित होगा, और आखिरी में हमको कितने अमीबा मिल जाएंगे, 2। ठीक है, एक अमीबा टुकड़ों में विभाजित हुआ, कितने टुकड़े बन गए, 2 टुकड़े। और प्रत्येक टुकड़ा, याद करिए वो परिभाषा जो अभी हमने आपको याद करवाई थी, कि प्रत्येक विभाजित टुकड़ा 2 नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब एक अमीबा से दो संतति अमीबा का निर्माण होगा। एक अमीबा से दो संतति अमीबा का निर्माण होगा। ठीक इसी तरह से देखिए, ये हमने क्या बताया था, इसका नाम लेशमानिया। हमने इसका नाम क्या बताया था, लेशमानिया। देखो लेशमानिया में ये क्या है, ये एक कोड़े के आकार की संरचना है जो इसके ऊपरी सिरे में है। ठीक, और इस तरह से कुछ समय बाद ये देखिए, एक से कितने यहां पर बन जाएंगे, ये इस तरह से विभाजित हो जाएगा और 2 नए लेशमानिया का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तीसरा उदाहरण हमने क्या देखा था, पैरामीशियम का, कि देखो ये पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम का केंद्रक है। ठीक, और ये केंद्रक भी अपने आकार में वृद्धि करेगा। ये देखो इसके आकार में वृद्धि हो रही है, और फिर ये केंद्रक का विभाजन हो गया, और केंद्रक के विभाजन के बाद इसके ये जीवद्रव्य का विभाजन हो गया, और ये कितने, देखिए कितने हैं, 1 और ये 2। ठीक, कितने टुकड़े बन रहे हैं, 2 टुकड़े बन रहे हैं। तो इस विखंडन की प्रक्रिया में जो हम लोग इस स्लाइड में पढ़ रहे हैं कि एक सजीव प्राणी से कितने टुकड़े बनेंगे, 2, और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा, नए जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक है ना, देखिए ठीक है। अब हम लोग चलो वापस से फटाफट रिवाइज करते हैं कि विखंडन की प्रक्रिया में या तो 2 टुकड़े बनेंगे या फिर 2 से अधिक। तो 2 से अधिक अब हम उसको बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं 2 टुकड़े। तो 2 टुकड़ों में हमने कितने उदाहरण देखे थे, 3। तो इसका मतलब कि ये जो विखंडन है ये कितने तरह से होगा, 3 तरह से होगा। ठीक है, देखिए विखंडन के प्रकार। कितने प्रकार हैं विखंडन के, 2। एक द्विविखंडन जिसमें 2 टुकड़े हो रहे थे, और दूसरा जिसमें 2 से अधिक टुकड़े हो रहे थे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुविखंडन। ठीक, तो एक द्विविखंडन जिसमें कितने टुकड़े हो रहे थे, किसी भी सजीव के 2, और बहुविखंडन जिसमें बहुत सारे, मतलब बहुत सारे विखंडन हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, बहुविखंडन। ठीक, द्विविखंडन में हम लोगों ने कितने उदाहरण देखे थे, 3। इसका मतलब इसके कितने प्रकार हैं, 3।
ठीक, पहला सरल द्विविखंडन, पहला सरल द्विविखंडन, ठीक। दूसरा अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, ठीक। और तीसरा है अनुप्रस्थ द्विविखंडन, ठीक है। द्विविखंडन के बेटा कितने प्रकार हैं? 3 हैं। एक सरल द्विविखंडन, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन और अनुप्रस्थ द्विविखंडन, ठीक। हम लोग यहां पर पहले उदाहरण देख लेते हैं। सरल द्विविखंडन का उदाहरण है अमीबा, ठीक। अनुदैर्ध्य द्विविखंडन का उदाहरण है लेशमानिया, और अनुप्रस्थ द्विविखंडन का उदाहरण है बेटा पैरामीशियम, ठीक। यही हम लोगों ने उदाहरण देखे थे ना अभी चित्र में, जो हम लोगों ने स्लाइड देखी थी, ठीक। तो विखंडन के प्रकार 2, पहला बहुविखंडन द्विविखंडन और दूसरा बहुविखंडन। द्विविखंडन के कितने प्रकार? 3। पहला सरल द्विविखंडन जिसका उदाहरण है अमीबा, फिर अनुदैर्ध्य द्विविखंडन जिसका उदाहरण है लेशमानिया, फिर अनुप्रस्थ द्विविखंडन जिसका उदाहरण है पैरामीशियम, ठीक। अब हम लोग ये देखेंगे कि सरल, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, इसमें अंतर क्या है। तो इसमें बेटा बहुत छोटा सा अंतर है, ठीक है। देखिए, सरल द्विविखंडन, सरल द्विविखंडन में क्या है? सरल द्विविखंडन में बेटा जो विभाजन का तल है ना, विभाजन का तल, ये क्या होता है? विभाजन का तल एक वो जगह है, एक वो स्थान है जहां से वो जीव क्या होगा? विभाजित होगा। तो जहां से कोई भी जीव विभाजित होगा उसको हम लोग बोलेंगे विभाजन का तल, ठीक है ना। तो सरल द्विविखंडन में जो विभाजन का तल है वो निश्चित नहीं होता है। विभाजन का तल निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना भाई। आपको पता है सरल द्विविखंडन का उदाहरण क्या है? अमीबा। और अमीबा का कोई आकार तो है नहीं, तो अमीबा कैसा है? अमीबा अनियमित आकार का है, कोई आकार ही नहीं है। और कोई आकार नहीं है तो वो कहीं से भी बेटा विभाजित हो जाता है। उसको कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी एक स्थान से विभाजित हो, वो कहीं से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये अमीबा है, ये अमीबा का केंद्रक है, और ये इसमें क्या है? जीवद्रव्य भरा हुआ है, ठीक। तो अब इसका मतलब हमने कहा विभाजन का तल निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता मतलब ये ऐसे भी विभाजित हो सकता है, ठीक। अगर हम ये ऐसे भी विभाजित हो सकता है, ठीक। अगर हम इसको इस तरह से विभाजित ना करना चाहें तो ये ऐसे भी विभाजित हो सकता है, ठीक है। इसका मन इस तरीके का नहीं है विभाजित होने का, ये कह रहा हम ऐसे विभाजित होंगे, भैया ऐसे हो जाओ। तो ये किसी भी तरह से विभाजित हो जाता है क्योंकि अमीबा अनियमित आकार का होता है। और इसीलिए इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग सरल द्विविखंडन कहते हैं। मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां से मर्जी हो वहां से विभाजित हो जाओ, ठीक। तो ये कहीं से भी विभाजित हो जाता है, इसलिए इसका विभाजन का तल बेटा निश्चित नहीं होता है, ठीक। और इसका उदाहरण क्या है? अमीबा।
ठीक है ना। चलो अब दूसरा देखते हैं भाई हम लोग। दूसरा क्या था? दूसरा था अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। देखो बच्चों, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, इसमें क्या होता है, इसमें जो विभाजन का तल है, विभाजन का जो तल है मतलब जिस जगह से उस जीव को विभाजित होना है वो कैसा होता है? अनुलंब अक्ष पर होता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन में जो विभाजन का तल है वो अनुलंब अक्ष पर होता है। अनुलंब का मतलब, अनुलंब का मतलब बेटा ऐसे लंबा, जैसे देखो मैं खड़ा हूं ना, है ना, अब तुम मेरे को ऐसे काट दो, ऐसे काट दो 20 से ऐसे। और जब आप मेरे को ऐसे 20 से काट दोगे तो मेरा आधा धड़ अलग हो जाएगा और ये आधा अलग हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से लेशमानिया में भी हुआ था। देखिए ये देखिए, ये है लेशमानिया। ठीक है ना, कैसा है, आकार में लंबा है ना, देखो ये लेशमानिया है, आकार में लंबा है। अब इसमें हमने आपको बताया था ना, अब इसमें विभाजन कैसा हो रहा है, ये, रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो विभाजन कैसा हो रहा है, ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अनुलंब, इसको हम लोग बोलते हैं अनुलंब अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये इस तरह से विभाजित होगा तो जो लेशमानिया है उसके एक से कितने टुकड़े हो जाएंगे, दो। जैसे मैं खड़ा हूं ना, मेरे को आप ऐसे काट दो ऐसे, तो एक टुकड़ा इधर हो गया, एक टुकड़ा इधर हो गया, एक से दो टुकड़े। ठीक, ठीक है। तो विभाजन का तल कैसा होता है, अनुलंब अक्ष पर होता है। और इसका उदाहरण बेटा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उदाहरण हो जाएगा लेशमानिया। ठीक, चलिए भाई एक और बचा है, उसको भी हम लोग फटाक से देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड नंबर, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ द्विविखंडन। अनुप्रस्थ द्विविखंडन में क्या है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन में बेटा जो विभाजन का तल है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन में जो विभाजन का तल है वो अनुप्रस्थ अक्ष पर ही होता है। अनुप्रस्थ कैसा होता है, अनुप्रस्थ अक्ष पर होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण है पैरामीशियम। इसका उदाहरण है पैरामीशियम। ठीक है ना, हम लोगों ने देखा था कि पैरामीशियम का आकार इस तरह से बना हुआ था। ठीक, तो पैरामीशियम किस तरह से विभाजित हो रहा था, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो विभाजन का तल है बेटा वो ऐसे होगा, जैसे देखो, जैसे मैं हूं ना, तो विभाजन का तल इसमें कैसा होगा, ऐसे। ठीक है ना, मुझको ऐसे इस तरह से अगर आप काट दो, मेरी गर्दन आप ऐसे अलग कर दो एकदम से, मेरी गर्दन अलग कर दोगे तो मेरी खोपड़ी अलग हो जाएगी, मेरा बाकी का शरीर अलग हो जाएगा, फिर तुम्हें पढ़ाएगा कौन। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचो। ठीक है, सिर्फ जो विभाजन का तल है
वो कैसा होगा, इस तरह से होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे अनुप्रस्थ अक्ष बोलेंगे। ठीक है, और उदाहरण इसका क्या है बेटा, पैरामीशियम है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अनुप्रस्थ द्विविखंडन। अब देखिए ये क्या है, ये भी विखंडन है, लेकिन ये कुछ नया है, इसमें कुछ अलग हो रहा है। इसमें क्या अलग होगा, इस तरह के विखंडन में देखो, ये उदाहरण देखो क्या लिखा है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। इसका मतलब ये जो आपको यहां पर चित्र दिख रहा है, ये किसका चित्र है, ये चित्र है प्लाज्मोडियम का। ठीक है, और इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देखिए, ये आपको समझ में आ रहा है, ये एनसीईआरटी का चित्र है जो है। ठीक है, इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हम आपके लिए जो है चित्र लाए हैं। इसमें देखिए ये एक कोशिका है, किसकी है, प्लाज्मोडियम की है। ठीक, ये एक कोशिका प्लाज्मोडियम की है, और बेटा ये क्या है, ये है केंद्रक। ये क्या है, ये है केंद्रक। ठीक, और इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, ये केंद्रक है बेटा, ये। ठीक है, जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, और ये क्या है, ये है जीव द्रव्य। ठीक है, और ये पूरी कोशिका किसकी है, किसका उदाहरण है, ये प्लाज्मोडियम का। तो प्लाज्मोडियम में ये जो केंद्रक है, देखिए यहां पर सिर्फ एक केंद्रक था, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने केंद्रक बन गए, 12। तो यहां पर केंद्रक का विभाजन लगातार होता जा रहा है। ठीक है, और लगातार विभाजन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, केंद्रक की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक, अभी एक केंद्रक है यहां पर, फिर इसके केंद्रक ने विभाजन किया। ठीक है, कौन सा विभाजन किया बेटा, समसूत्री विभाजन किया। ठीक है, कौन सा विभाजन करते हैं, ये समसूत्री विभाजन करते हैं। ठीक है, हम अभी आपको बताएंगे समसूत्री विभाजन क्या है। ठीक है, परेशान मत हो। तो इस केंद्रक ने समसूत्री विभाजन किया, समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ाया, और जब केंद्रक की संख्या बढ़ गई, तो जब केंद्रक बेटा बहुत ज्यादा हो गए, तो इसकी ये जो भित्ति है ना, इसमें पड़ा दबाव, और दबाव की वजह से बेटा वो क्या हो गई, फट गई, और फिर ये सारे केंद्रक बाहर आ गए। ठीक है, और हर एक केंद्रक क्या करेगा, एक नई कोशिका को बना लेगा। ठीक, तो इसमें जो समझने वाली जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, कि अभी हम लोग विखंडन में ये देख रहे थे कि 1 से 2 कोशिका का निर्माण हो रहा था। ठीक, लेकिन इस चित्र में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 से 2 नहीं, बहुत सारे यहाँ पर जो है केंद्रक का निर्माण हो रहा है, और हर एक केंद्रक बहुत से जीव का निर्माण करेगा। ठीक है, ये जो जिसका चित्र बना हुआ है, यह है प्लाज्मोडियम का। ठीक, तो एक सजीव जीव बहुत सारे जीवों का निर्माण करेगा। ठीक, ये भी अलैंगिक जनन है, और विभाजन बेटा कौन सा होगा, तो समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, और इस तरह के विखंडन को क्या बोलेंगे, समझ गए ना आप लोग, होशियार हैं आप लोग। इसको बेटा बोलेंगे बहुविखंडन। क्या बोलेंगे, बहुविखंडन। ठीक है ना, चलिए, तो ये हम लोगों ने विखंडन देख लिया। इसको फटाफट समराइज कर लेते हैं हम लोग, कि विखंडन वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी सजीव जीव 2 या फिर 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, और विभाजन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। ठीक, द्विविखंडन में हमने क्या देखा था, कि द्विविखंडन में भी कई तरह के विखंडन हैं। ठीक है, जैसे पहला कि उसमें विभाजन का तल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमीबा अनियमित आकार का है, तो विभाजन का तल अगर निश्चित नहीं है, विभाजन का तल अगर निश्चित नहीं है, तो वो कैसा हो गया, सरल द्विविखंडन हो गया। ठीक, और अगर हम विभाजन का तल निश्चित कर दें, तो उसमें 2 तरह के तल आ जाएंगे। ठीक है, पहला कि आप उसको ऐसे काटेंगे अनुलंब अक्ष पर। ठीक, जब आप उसको अनुलंब अक्ष पर काटेंगे, तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, और प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक है ना, उसका उदाहरण क्या है,
याद करिए, लेशमानिया। ठीक, अब तीसरा क्या है कि वो अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ में विभाजन का तल ऐसे इस तरह से हो जाएगा, अनुप्रस्थ अक्ष पर हो जाएगा। ठीक, तो उससे भी क्या होगा कि एक सजीव जीव के दो टुकड़े हो जाएंगे और उससे जो प्रत्येक टुकड़ा है वो एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक, और वो कौन सा विभाजन हो जाएगा, कौन सा कौन सा विखंडन हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुप्रस्थ द्विविखंडन। ठीक, अब ये जो है ये बहुविखंडन है। इसमें क्या होगा, इसमें कोई एक कोशिका के अंदर केंद्रक का विभाजन होगा, और वो भी दो नहीं बहुत सारे केंद्रक का विभाजन होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे जीव का निर्माण होगा। और जब बहुत सारे जीव का निर्माण होगा तो इस प्रक्रिया को, विखंडन की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुविखंडन बोलेंगे। ठीक है, और जो विभाजन हो रहा है बेटा वो विभाजन कैसा होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक, समसूत्री विभाजन को जरा हम लोग यहाँ पर देख लें कि बेटा आप लोग भूलेंगे नहीं, जो समसूत्री विभाजन है इसमें क्या होता है, आप हमेशा याद रखेंगे कि समसूत्री विभाजन में जो कोशिका की संख्या है, कोशिका की संख्या है वो कैसी हो जाएगी, दुगनी होती रहेगी। कोशिका की संख्या दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, समसूत्री विभाजन में कोशिका की संख्या दोगुनी हो जाएगी। लेकिन लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कोशिका की संख्या तो दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जो इसके अंदर गुणसूत्र हैं उसकी संख्या बराबर रहेगी। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है कि कोशिका की, ये तो गड़बड़ हो गया, अभी ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि गुणसूत्र की संख्या बराबर रहेगी। ठीक है, सिर्फ ये दो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे बस। ठीक है, कि समसूत्री विभाजन में जो कोशिका की संख्या है बेटा वो दोगुनी हो जाएगी, और जो गुणसूत्र की संख्या है वो बराबर रहेगी। गुणसूत्र की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, और कोशिका की संख्या लेकिन 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ती रहेगी। ये देखिए जैसे यहाँ पर एक केंद्रक था ना, तो एक केंद्रक ने क्या किया, यहाँ पर समसूत्री विभाजन किया, और समसूत्री विभाजन करके जो यहाँ पर इसकी संख्या है वो लगातार बढ़ती रहेगी, और हर एक जो यहाँ पर केंद्रक है वो एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया विखंडन के बारे में। अब इसके और भी जो उदाहरण हैं वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए खंडन। ठीक है, खंडन में क्या होता है, ये भी एक बेटा बच्चों बहुत ही सरल प्रक्रिया है, जिसमें एक जीव अपने दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है ना, खंडन में क्या होगा, कोई सजीव प्राणी दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का
निर्माण करता है। ठीक है बेटा। खंडन क्या है? खंडन एक वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, ठीक, और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक है। हम लोग देखिए यहां पर ये उदाहरण देख रहे हैं, और ये उदाहरण किसका है बेटा? ये उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है ये? इसका नाम है स्पाइरोगाइरा। इसका नाम क्या है? स्पाइरोगाइरा। ठीक है। स्पाइरोगाइरा क्या है? ये शैवाल है बेटा। क्या है ये एक शैवाल है। ठीक है। जो आप देखते हैं ना कि बरसात होती है और जहां पर पानी ज्यादा जमा रहता है वहां पर क्या होता है, काई लग जाती है, हरे कलर की काई लग जाती है ना। कभी कभी तुम्हारा उस पर पैर पड़ा होगा, तुम फिसल के गिर गए होगे, है ना। तो ये वही काई है जो हरे कलर की है, जिसको हम लोग शैवाल कहते हैं। और ये जो हम लोगों को चित्र दिख रहा है, ये कौन सी शैवाल है बेटा? तो ये इस शैवाल का नाम क्या है? स्पाइरोगाइरा। क्या नाम है इसका? स्पाइरोगाइरा। ठीक है बच्चों। देखिए ये क्या है? ये है मुकुलन। ठीक है। और सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कि ये क्या बना हुआ है। ये है बेटा हाइड्रा। ठीक है। पहले हम लोग उदाहरण देख ले रहे हैं। और ये क्या है बेटा? बताइए। ये है यीस्ट। ठीक है। जो कि ये एक कवक है। ठीक। तो जो मुकुलन की प्रक्रिया है, ये मुकुलन की प्रक्रिया क्या है? इस मुकुलन की प्रक्रिया में देखिए, ये देखिए ये क्या है? ये अतिवृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? ये अतिवृद्धि, जो आगे चल करके क्या हो जाएगी, और वृद्धि करेगी, और वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण कर लेगी। इसका मतलब कि कोई एक सजीव जीव और उस जीव के किसी निश्चित जगह पर क्या होगा? विभाजन होगा। ठीक है। और विभाजन होने से क्या हो जाएगा बेटा? ये अतिवृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? अतिवृद्धि हो जाएगी। ठीक है। और ये अतिवृद्धि होती रहेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुकुल बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इस अतिवृद्धि को क्या बोलेंगे? मुकुल बोलेंगे। ठीक। और ये जो अतिवृद्धि है, ये इसमें विभाजन होता रहेगा, और विभाजन होने से इसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि होकर के क्या करेगा? ये इससे अलग हो जाएगा। ठीक है। अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक है। नए जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक है। इसी तरह से देखिए ईस्ट में क्या है? ये कवक है। और ये देखिए बेटा, ये इस जगह पर यहां पर क्या हो गया? अतिवृद्धि हो गई। ठीक है। और ये अतिवृद्धि जब अपने आकार में बढ़ गई, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये इस यहां से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और यहां से अलग होकर के ये इधर अलग गिर जाएगा, और फिर बाद में कुछ समय बाद एक नए ईस्ट का निर्माण कर लेगा। ठीक है। ये अलग हो गया, और अलग होकर के इस तरह से नए जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। जिसमें क्या होगा कि कोई भी सजीव जीव के कुछ उसके किसी एक निश्चित भाग पर एक विभाजन होगा, और ये विभाजन की प्रक्रिया से क्या होगा? उसमें अतिवृद्धि होगी, जिसको हम लोग मुकुल कहेंगे। और ये मुकुल वृद्धि करके क्या करेगा? जो उसका अपना जनक है जिसमें वृद्धि हो रही थी, उससे अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। और इसका उदाहरण है बेटा नंबर 1 हाइड्रा, और नंबर 2 ईस्ट। ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये है पुनरुद्ध भवन, अलैंगिक जनन का एक नया प्रकार। इसमें क्या है? इसमें देखिए ये कोई एक जीव है। ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेटा प्लेनेरिया।
ठीक है, क्या नाम है इसका? प्लेनेरिया नाम है। ये जीव में देखिए क्या हो रहा है, पुनरुद्ध भवन। देखो पुनरुद्ध भवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभाजन की क्षमता बहुत होती है, ठीक है। और विभाजन की क्षमता जब होगी उसमें, तो वो विभाजित हो करके और फिर क्या करेगा, एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, ठीक है। वो कहीं से भी विभाजित हो सकता है। देखो ये प्लेनेरिया है एक, और देखो यहाँ पे इसके बेटा कितने टुकड़े हो गए, एक, फिर ये दो, और फिर ये तीन। मतलब एक प्लेनेरिया से एक, दो, तीन टुकड़े हो गए, है ना। एक ही प्लेनेरिया से एक, दो और तीन टुकड़े हो गए। और ये तीनों टुकड़े, इन तीनों टुकड़ों ने एक नए प्लेनेरिया का निर्माण कर लिया, ठीक। तो इनकी इस प्रक्रिया को, किस प्रक्रिया को, कि जिसमें विभाजन जो बहुत तेजी गति से हो रहा है, ठीक है ना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन या फिर पुनर्जन्म कहते हैं। जिसमें कोई सजीव जीव कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। ये देखिए बीजाणुओं द्वारा। अब बेटा बीजाणुओं द्वारा किस तरह जनन होता है, तो देखो जो बीजाणु होते हैं ना, ये कैसे होते हैं बेटा, ये गोलाकार होते हैं, ठीक है। बीजाणु कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। और सूक्ष्म संरचना होती है ये, ठीक है। कैसी होती है संरचना, ये सूक्ष्म संरचना होती है, ठीक। और ये आकार में गोलाकार होते हैं। और सबसे जो जरूरी बात है कि इसमें पाई जाती है बेटा बीजाणु धानी। क्या पाई जाती है बेटा, बीजाणु धानी, जिसके अंदर, इसी बीजाणु धानी के अंदर, इसी बीजाणु धानी के अंदर बेटा हमको क्या मिलेंगे, बीजाणु मिलेंगे, ठीक है। और ये जो बीजाणु है ये क्या करेगा, ये वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करेगा, ठीक। तो बीजाणुओं द्वारा बेटा जनन किस तरह से होता है कि कोई भी एक जीव, और उस जीव में कैसी संरचना मिलेगी बेटा हमको, सूक्ष्म संरचना मिलेगी, गोलाकार होगी, और उसमें बीजाणु धानी हमको मिलेगी। इस बीजाणु धानी के अंदर हमको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, बीजाणु मिल जाएंगे, और प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव का निर्माण करेगा। ये देखिए बेटा इसका उदाहरण, पहला इसका उदाहरण है राइजोपस, ठीक है। और आप याद रखेंगे कि राइजोपस भी बेटा क्या है, कवक है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने एक और कवक देखी थी, क्या वो हम लोगों ने बोला था उसको, ईस्ट, और वो किसका उदाहरण था, मुकुलन का, ठीक। यहां पर कौन सी कवक है बेटा, राइजोपस, ठीक है। और ये किसका उदाहरण है, बीजाणु द्वारा का, ठीक है ना बेटा। तो ये जो राइजोपस है, इस राइजोपस में देखो ये तो इसके तंतु हैं बेटा, ये जो आपको लंबे लंबे दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये जो आपको बेटा ये लंबे लंबे ये आपको धागे दिख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं, इसको हम लोग तंतु कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर, इसके ऊपर ये देखो, ये आपको संरचना दिख रही है ना बेटा, गोलाकार। ये जो गोलाकार संरचना है, कैसी है, गोलाकार संरचना है, इसको हम लोग बेटा कहते हैं बीजाणु धानी। ये गोलाकार है, सूक्ष्म संरचना है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजाणु धानी। और इस बीजाणु धानी के अंदर बेटा ये बहुत सारे छोटे छोटे क्या मिल रहे हैं हमको, बीजाणु मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमको, बीजाणु, ठीक है। और ये बीजाणु क्या करेंगे, ये बीजाणु एक नए जीव का निर्माण करेंगे। ये हम लोग चित्र देख रहे हैं राइजोपस का, और यहां पर ये जो बीजाणु धानी है ये फट जाएगी, बीजाणु निकलेंगे, तो किसका निर्माण करेंगे, बहुत सारे राइजोपस का निर्माण करेंगे। ये बेटा किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है शैवाल का। ये किसका उदाहरण है बेटा, ये शैवाल है, ठीक है। और इसका नाम है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है बेटा, ये है क्लेमाइडोमोनास। तो बीजाणुओं द्वारा जो जनन है
वो किसके माध्यम से होगा? वो होगा एक सूक्ष्म गोलाकार संरचना के माध्यम से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीजाणुधानी बोलेंगे। और उस बीजाणुधानी के अंदर हमको क्या मिलेंगे? बहुत सारे बीजाणु मिलेंगे जो नए जीव का निर्माण करेंगे। और उदाहरण बेटा इसका सबसे पहला उदाहरण है राइजोपस, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये दूसरा उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास बेटा क्या है? ये शैवाल है। ठीक है, एक सवाल हम लोगों ने और देखी थी पीछे, याद करिए। एक सवाल हम लोगों ने और देखी थी जिसका नाम क्या था? स्पाइरोगाइरा। और स्पाइरोगाइरा में भी अलैंगिक जनन था, लेकिन वो कौन सा जनन था? खंडन। ये जो क्लेमाइडोमोनास शैवाल है, इसमें जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो कौन सी है? बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, बहुत थका थका सा फील कर रहे हैं क्या? बस 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 परेशान ना होइए, ये है हमारा लास्ट। ठीक है, सबसे आखिरी अलैंगिक जनन के प्रकार का सबसे आखिरी कायिक प्रवर्धन। क्या है ये? कायिक प्रवर्धन। और बेटा इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये जो जनन है ये बेटा किस में होता है? पादप में होता है। किस में होता है? पादप में। ठीक है, तो कोई भी जो पादप है उसका जड़, तना या फिर पत्ती, जड़, तना या फिर पत्ती, कोई भी जो पौधा है उस पौधे की जड़, तना या पत्ती उससे अलग हो करके एक नए पौधे का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। और ये जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है ये किस में होती है? ये पादपों में होती है। कैसे होती है? किसी भी पौधे की जड़ या उसका तना या उसकी पत्ती अपने जनक से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। और अलग होकर के क्या करेगी? एक नए पौधे का, एक नए पेड़ का, एक नए पादप का निर्माण करेगी। जैसे हम ये क्या देख रहे हैं बेटा? ये है पत्ती, ये किसी एक पौधे की पत्ती है। और देखो ये जो पत्ती है इसमें ये देखो किनारे किनारे ये देखो क्या निकल रही है? कलिका निकल रही है बेटा, ये देखो ये। ठीक है ना? और ये क्या होगी? अब ये जमीन में ये इससे गिर जाएगी, ये पत्ती जमीन में गिर जाएगी। और जमीन में गिर जाएगी तो ये एक नए पौधे का निर्माण कर लेगी। और बेटा ये किसकी पत्ती है? ये इस का नाम है ब्रायोफिलम। तो बेटा इसका उदाहरण क्या हो गया? ब्रायोफिलम की पत्ती। ठीक है ना बच्चों? तो आज हम लोगों ने देखा है कि जनन, और जनन कितने तरीके से होता है? दो तरह से होता है, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है अलैंगिक जनन के बारे में। और अलैंगिक जनन में हमने क्या देखा है? अलैंगिक जनन में हमने देखा कि इसमें लैंगिक अंगों का इस्तेमाल नहीं होता है। लैंगिक अंगों का इस्तेमाल नहीं होता, लैंगिक अंग की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो युग्मकों का संलयन नहीं होगा, और युग्मकों का संलयन नहीं होगा तो बेटा निषेचन नहीं होगा। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हो गए ना कि इसमें लैंगिक अंग का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, लैंगिक अंग नहीं बनेंगे, युग्मक नहीं बनेंगे, निषेचन नहीं होगा। और सबसे जरूरी बात क्या थी कि ये कैसी है? एक जन की विधि है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रकार देखे अलैंगिक जनन के, जैसे विखंडन, खंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणुओं द्वारा, पुनरुद्ध भवन। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। ये देखिए, ठीक, क्या हम लोगों ने देखा कि विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्ध भवन, बीजाणुओं द्वारा और कायिक प्रवर्धन, इतने सारे हम लोगों ने प्रकार देखे। जिसमें हम लोगों ने विखंडन में क्या देखा? विखंडन में हमने देखा कि कोई भी जीव वो 2 या 2 से टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और उसका प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण करेगा। ठीक, तो अगर 2 टुकड़ों में विभाजित हो रहा है तो बेटा वो कौन सा विखंडन होगा? द्विविखंडन होगा। अगर वो 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित कर रहा है तो बेटा वो बहुविखंडन होगा। ठीक, इसका उदाहरण हम लोगों ने क्या देखा था? द्विविखंडन में हमने उदाहरण देखा था अमीबा, लेशमानिया और पैरामीशियम। ठीक, बहुविखंडन में हमने उदाहरण क्या देखा था? हमने वहां पर देखा था प्लाज्मोडियम। ठीक, खंडन में हम लोगों ने क्या देखा था कि खंडन में कोई भी जीव
दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा। और इसका उदाहरण बेटा क्या था, याद करिए, इसका उदाहरण था शैवाल। और कौन सी शैवाल थी वो, स्पाइरोगाइरा। वेरी गुड। अब देखिए तीसरा, मुकुलन। मुकुलन में क्या देखा था हम लोगों ने कि किसी भी सजीव जीव के निश्चित जगह पर एक नियमित आकार से क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे उसमें क्या हो जाएगा, उसके शरीर में अतिवृद्धि हो जाएगी। और वो अतिवृद्धि को हम लोग क्या बोलेंगे, मुकुल। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया बेटा, मुकुलन। अब वो जो मुकुल है वो वृद्धि करेगा, वृद्धि करके अपने जनक से अलग हो जाएगा और अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार के जनन को हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, मुकुलन बोलेंगे। पुनरुद्भवन, ये तो बेटा बहुत आसान है, इसमें कोई एक जीव कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण याद करिए इसका क्या है बेटा, प्लेनेरिया। वेरी गुड। बीजाणुओं द्वारा, इसमें क्या होगा, इसमें ये बीजाणु द्वारा में क्या होगा बेटा, ये एक गोलाकार सूक्ष्म संरचना है, ठीक है, जिसमें क्या बनती है, बीजाणुधानी बनती है। उस बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगे हमको, बीजाणु मिलेंगे। जब बीजाणुओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो बेटा बीजाणुधानी फट जाएगी और उसके फटने से क्या होगा, सारे बीजाणु बाहर आ जाएंगे और हर एक बीजाणु एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन बेटा कहाँ होता है, ये पादपों में होता है। और पादप का कोई भी जड़, तना या पत्ती मेन जनक से अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण कर लेगा और इस प्रक्रिया को, इस जनन को हम लोग क्या बोलेंगे, कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आया, सभी ने आज मजे किए और हम लोगों ने पूरा आलैंगिक जनन आज खत्म कर लिया है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बाय बाय।